PSEs, રેલવેઝ, ડિફેન્સમાં વેઇટ એન્ડ વોચનો આપણે સિનારીઓ રાખીશું, જરા ક્લેરિટીની રાહ જોઈશું, પણ ડેફિનેટલી અવોઇડ કરીશું એક્સપોર્ટ રિલેટેડ સેક્ટર્સમાં અત્યારના આપણે કામકાજ નહીં કરીએ, કારણ કે અત્યારના ટેરિફનું આપણને ખબર નથી કે કઈ રીતના આગળ વધી શકે છે. પણ आपने पहले भी बताया सुनील जी कि फार्मा है जहाँ हम कुछ बहुत चेंजेस नहीं देखेंगे, एक स्टेगनेंट देखेंगे, लेकिन यहाँ भी एक टैरिफ का तो एलिमेंट है ही. साथ में बैंकिंग एज अ सेक्टर को कहाँ देखें, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सुधार आ गया है, और कहाँ आप निवेश करेंगे? PSU आपको अभी भी अट्रैक्टिव लगता है, प्राइवेट सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, और जो दूसरा अपकमिंग एरिया है वो NBFCs और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी है, यहाँ आप कैसे नज़र रखोगे? तो पहले आपने एक क्वेश्चन पूछा था बैंक से पहले अबाउट द फार्मा सेक्टर, राइट? अब फार्मा में क्या है कि देखिए, जो टैरिफ का इम्पैक्ट होगा वो चाइना के ऊपर, वहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर हमने अपना पॉलिसीज सही तरह से डिजाइन किया उसके लिए. एट द सेम टाइम जो चाइना को अगर US एक्सपोर्ट से बंद किया गया टैरिफ के कारण, तो चाइना भी उसको डंप करने की कोशिश कर सकती है APS में, बिकॉज APS में चाइना बहुत स्ट्रांग है, और वो इसीलिए चाइना का डंपिंग भी एक थ्रेट होगा. तो फार्मा में अगर 2-3 चीज हो सकते हैं. एक, हम उसका लाभ सीधे उठा सकते हैं थ्रू आवर पॉलिसीज. सेकेंड, चाइना के साथ थोड़ी फार्मा रिलेटेड स्पेस और केमिकल्स में हम गठबंधन करेंगे कि कुछ प्रोडक्शन चाइना में होगा, एक फिनिशिंग इंडिया में होगा, फिर एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका को. तो शायद इसमें एक विन 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 सिचुएशन बन सकता है, क्योंकि चाइना को भी उस सीवियर टैरिफ से बच सकते हैं, इंडिया को भी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट ग्रोथ होगी, और अमेरिका को भी ये सस्ते में प्रोडक्ट कंटिन्यू मिलेगी, क्योंकि अगर टैरिफ पूरा लग गया और उसी हिसाब से प्रोडक्ट आ गए तो अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है. तो ये थोड़ा एक सावधान तरीके से मगर स्मार्टली प्ले करने की जरूरत है इस फार्मा स्पेस को. और फार्मा में क्या है कि एक प्रोटेक्शन आता है डोमेस्टिक फार्मा से, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, डोमेस्टिक जेनेरिक्स और मेडिकल टूरिज्म, ये सब एक पॉजिटिव स्पेस पे है. तो इसलिए फार्मा में मैं कहूँगा कि थोड़ी डिफेंसिव है जरूर, और अल्टीमेटली ये डॉलर का मैंने वीकनिंग स्ट्रेंथनिंग की बात की. अगर डॉलर कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन हो रहा है तो फार्मा के लिए, एक्सपोर्ट के लिए पॉजिटिव है. तो थोड़ा एक सेफ्टी एलिमेंट है, मगर आने वाली पॉलिसीज भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है फार्मा के बारे में. अब बैंक्स के बारे में आपने पूछा, देखिए स्मॉल बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, गोल्ड लोन्स, वहाँ पे NPS थोड़ा बढ़ने की एक दिख रहा है. माइक्रो फाइनेंस में जो था वो पीक आउट हो गई कि नहीं, अभी थोड़ी वेट करके देखना पड़ेगा. तो मैं उन छोटे छोटे जहाँ पे वो बहुत एक्सट्रीम माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड लेंडिंग, अनसिक्योर्ड लेंडिंग कर रहे हैं, थोड़ा सावधान रहेंगे. मगर बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए अब माहौल ठीक है. जैसे मैंने कहा, जो EMI बेस्ड फाइनेंसिंग होता है, बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक और बड़े प्राइवेट सेक्टर NBFC दोनों के लिए ये EMI बेस्ड बाइंग होगा, तो कंजम्पशन के साथ उनकी भी बिजनेस बढ़ेगी, और वो अपना रिस्क मैनेजमेंट सही तरह से करते हैं, तो इसलिए ये NPA का लेवल भी वो मैनेज कर लेंगे. तो मेरे हिसाब में 1 साल 1.5 साल का आउटलुक है, तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वैल्यूएशन के तौर पर और बिजनेस ग्रोथ के तौर पर अच्छे दिख रहे हैं मेरे लिए. फाइन. PSU बैंक्स का आपने जिक्र किया. PSU बैंक्स में क्या कि पहले देखिए, PSU बैंक्स इतने रिटेल में शामिल नहीं है, वो कॉर्पोरेट लेंडिंग में ज्यादा शामिल है. मगर ये जो 1 लाख करोड़ की मैंने बात की, वहां पे कासा का बैलेंस उनका इंप्रूव होगा, तो वो एक एडवांटेज उनको है. सेकंड, ये कंजम्पशन का स्टोरी आगे बढ़ा, तो अल्टीमेटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी देश में बढ़ेगा. तो प्राइवेट कैपेक्स की शुरुआत 1 साल 1.5 साल के अंदर आप देख सकते हैं. जब वो शुरू होती है और मिड एंड स्मॉल कैप MSMEs को बिजनेस मिलती है कैपेक्स के लिए, तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत आगे होंगे उसको लेंड करने में. उनका मार्केट शेयर बहुत तगड़ा है उधर. तो अगर आपका एक 2-3 साल की आउटलुक है, तो अभी भी मैं पब्लिक सेक्टर बैंक को अक्यूमुलेट अप कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली 2-3 साल के बाद जब कॉर्पोरेट लेंडिंग सही तरह से पिकअप होती है, तब पब्लिक सेक्टर बैंक ही उसमें मार्केट शेयर गेन करेंगे. तो ये टाइम फ्रेम की आउटलुक से मैं बताऊंगा आपको स्ट्रेटेजी. जी, ओके. तो પૂરું એનવી બેન્કિંગ સેક્ટર પર આપણે એક નજર રાખી શકીએ છીએ, કારણ કે અહીંયા આપણે એક સારી એવી અપમૂવ જોઈ શકીએ છીએ. પછી પ્રાઇવેટ હોય કે PSU બેંક્સ હોય, અહીંયા આપણે એક નજર રાખી શકીએ છીએ અને નિવેશ કરવાની અત્યારના શરૂઆત કરી શકીએ છીએ. ઓન ધેટ નોટ અહીંયા એક બ્રેકનો પણ સમય થઈ ગયો છે, તો એક બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું અને આ ચર્ચાને ચાલુ રાખીશું. અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો.
સમાન કેપિટલ લિમિટેડે સિક્યોર્ડ રિડીમેબલ એનસીડીઝ ના પબ્લિક ઇશ્યુની ઘોષણા કરી છે. દર વર્ષે 9.90% કૂપન રેટ પ્રસ્તાવિત કર્યો છે. કેટેગરી 3 અને 4 માં એનસીડી હોલ્ડર્સ માટે 36 મહિના માટે, સિરીઝ 4 માં 36 મહિના માટે 3 ઇશ્યુ સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખુલી ગયો છે. સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે www.sammancapital.com પર લોગ ઓન કરો. ઇશ્યુ સ્ટ્રક્ચર, રિસ્ક ફેક્ટર્સ, ડિટેલ ડિસ્ક્લેમર અને વધુ માહિતી માટે કૃપા કરી સેબી, સ્ટોક એક્સચેન્જીસ, કંપની અને લીડ મેનેજર્સની વેબસાઇટો પર ઉપલબ્ધ 3 પ્રોસ્પેક્ટસ જુઓ. જહાજમાં મોટી મોટી વસ્તુઓ જાય છે ને પપ્પા? મોટા મોટા સપના પણ જાય છે. આ શું લોકલ વસ્તુઓ જોઈ રહ્યો છે? તારા માટે હું સરસ મજાનું લઈને આપું છું. હા, ઇમ્પોર્ટેડ વાળું. આવી જા. Sir, this is the shop I was telling you about. નમસ્તે. I love those. હા, હું I પેક need 10,000. અમેરિકા મોકલવા છે, થઈ જશે ને? થઈ જશે. અમે માત્ર દેશ વિદેશમાં વેપાર જ નથી વધારતા, તમારા મોટા મોટા સપના જઈ રહ્યા છે. સપનાઓને કિનારા સુધી પહોંચાડીએ છીએ. અદાણી, અમે કરીને बताविए છીએ. मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए तो सही इन्वेस्टमेंट प्लान है. कौन सा सही इन्वेस्टमेंट प्लान? सही इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब SIP इन म्यूचुअल फंड्स फॉर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें. બજાર ખુલતાની સાથે સવારની શુભ શરૂઆત કરો અમારી સાથે. વિશેષજ્ઞોના સચોટ વિશ્લેષણો સાથે કરો પ્રત્યેક ક્ષણે નફો. ખરીદી કરવાનું શુભ મુહૂર્ત. માર્કેટ મુહૂર્ત માત્ર CNBC બજાર પર. प्रो इन्वेस्टर्स के लिए, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए एंजल वन फॉर एवरीवन. 3 करोड़ इंडियंस की तरह आप भी शुरू कीजिए. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. लर्निंग का एक नया एक्साइटिंग चैप्टर शुरू होने वाला है. CNBC आवाज लेकर आ रहा है मार्केट गुरुकुल सीजन 2, जिसमें होगा एडवांस करिकुलम. इस वेबिनार में हमारी मार्केट एक्सपर्ट्स की टीम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेगी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ. और यही नहीं, मार्केट वेटरन्स आपके साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस. तो आप भी हिस्सा बनिए इस एक्साइटिंग लर्निंग जर्नी का. इस लिंक पर क्लिक कीजिए और 22 और 23 मार्च को होने वाले इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हमारे साथ जुड़िए. अरे सर, जब कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो मजा आ जाता है ना. इसीलिए चूज कोटक ELSS टैक्स सेवर फंड, जो दे टैक्स सेविंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का मौका भी. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે ને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ માર્કેટ એક્સપર્ટ સુનિલ સુબ્રમણ્યમ સાથે. सुनील जी, एक बड़ा सा क्लास ऑफ इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड की और देखते हैं और यहाँ से निवेश भी करते हैं. म्यूचुअल फंड की पसंदगी कैसे करें, कैसे यहाँ से हम निवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा हमें प्रोटेक्ट भी करता है मार्केट जो जिटरी जब भी हो जाता है तभी. मैं कहूँगा कि देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के अंदर ही डिफरेंट तरह के रिस्क प्रोफाइल्स होते हैं लोगों का. राइट, अग्रेसिव होता है तो बहुत अग्रेसिव तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाते हैं, वो छोड़िए. बट विद इन म्यूचुअल फंड भी होते हैं कि थोड़ा अग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव, तीनों तरह के निवेशक होते हैं. राइट, तो मैं सोचूंगा कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए म्यूचुअल फंड, देखिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं. जैसे आपको हाइब्रिड फंड में इक्विटी सेविंग फंड है, या भी थोड़ा डेट, थोड़ा इक्विटी और इक्विटी को लार्ज कैप में रखते हैं. तो ये कंजर्वेटिव माइंडसेट है तो आप हाइब्रिड कैटेगरी में रहिए. बैलेंस एडवांटेज फंड, इक्विटी सेविंग फंड, हाइब्रिड फंड, ये सब में. अगर आपके मॉडरेट रिस्क में है तो मैं कहूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, ये तीनों को शामिल कीजिए. मैं क्यों बता रहा हूँ कि लार्ज कैप से सेफ्टी मिलता है, मिड और स्मॉल कैप से ग्रोथ मिलता है. मगर जैसे आपको बताया अभी रिसेंट हिस्ट्री में मिड और स्मॉल कैप में बहुत करेक्शन भी हुआ है. मगर जब डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छी चलती है तो ऑटोमेटिक मिड और स्मॉल भी अच्छी करते हैं. तो फंड मैनेजर के पास जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है इन तीनों स्कीमों में, एक फ्लेक्सी कैप में लार्जली लार्ज कैप ओरिएंटेड होता है, लार्ज एंड मिड कैप में अबाउट 65%, लार्ज कैप 35% मिनिमम मिड कैप रहता है. और इन द केस ऑफ मल्टी कैप 25 मिनिमम लार्ज, मिड और स्मॉल में रहता है. बाकी 25 को फंड मैनेजर अपने हिसाब से एलोकेट करते हैं. तो नेचुरली मल्टी कैप थोड़ी हायर रिस्क है और फ्लेक्सी कैप थोड़ी कम रिस्क है.
तो इन तीनों में अगर एक मॉडरेट इन्वेस्टर शेयर करे अपना एक्सपोजर को और ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, 33% चला जाते हैं, तो फंड मैनेजर आपके लिए वो रिस्क नॉट ओनली थ्रू डाइवर्सिफिकेशन बट थ्रू एलोकेशन टू लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के जरिए आपको प्रोटेक्शन प्लस एक डिसेंट, जो मैं कहूंगा इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दिलवा सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर ही एक अग्रेसिव टाइप के हो तो थोड़ा बहुत आप डायरेक्टली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जहां पे वो डाइवर्सिफाई करते हैं विद इन स्मॉल कैप, पर नेचुरली हायर रिस्क है, थोड़ा स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, थोड़ा मिड कैप में और थोड़ी बहुत सेक्टोरल फंड में। अब ये अग्रेसिव इन्वेस्टर है, इसलिए सेक्टोरल फंड का भी मैं सलाह दे रहा हूं, मगर आपको उधर पे आपकी तरफ से एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं कि ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट सेक्टर्स चुनिए। जैसे मैंने कहा कि कंजम्पशन, अभी कंजम्पशन एक तरफ है तो उसके ऑपोजिट होता है इंफ्रा, क्योंकि इंफ्रा कैपेक्स ओरिएंटेड होता है, कंजम्पशन दो ऑपोजिट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम होते हैं। तो वैसे अब देखिए बहुत से डिफेंस सेक्टर वाले फंड आए थे, एनर्जी सेक्टर वाले फंड आए थे, तो सेक्टरल फंड भी चुनेंगे आप, मगर क्या कीजिए उसमें भी डाइवर्सिफाई कीजिए इन वेरियस सेक्टर फंड्स, ताकि, और सेकंड चीज है कि आप हर सेक्टर की म्यूचुअल फंड को हर रोज ट्रैक मत कीजिए, आप अपने पोर्टफोलियो ऑफ कंबाइंड सेक्टोरल फंड प्लस स्मॉल कैप और मिड कैप उसको ट्रैक कीजिए, तो ओवरऑल एक अच्छी तरह करेगा, एक नहीं करेगा तो ओवरऑल बैलेंस में आपको वो बन जाएगा। मगर कितना कौन से सेक्टर में डालना है ये अपने आप करना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, रजिस्टर्ड एडवाइजर्स है, उनकी सलाह लीजिए। क्या है कि वो उनका फीस जो इधर एमसी देती है या आपको इन्वेस्टर देते हैं कुछ 1%, आधा परसेंट उसके लाभ है, मगर जो रिटर्न आप पा रहे हैं नॉमिनल जीडीपी के साथ वो डेफिनेटली डबल डिजिट ओवर द मीडियम टर्म अचीव कर रहे हैं, तो ये ज्यादा बड़ा कॉस्ट नहीं है, मगर उसके कारण आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग वो करेंगे, आपकी एसेट एलोकेशन में आपको हेल्प करेंगे और सही म्यूचुअल फंड को भी चुनेंगे, क्योंकि फंड मैनेजर की ट्रैक रिकॉर्ड, एएमसी की ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब देख के करना है। तो अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि ये तरह के आपके रिस्क प्रोफाइल को जानना है। और फाइनल एक बात मैं कहूंगा कि म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म ऑप्शन होती है। आप 6 महीने को सोचकर या 1 साल को सोचकर म्यूचुअल फंड में निवेश मत कीजिए, और इसलिए अगर लंबा अवधि आप दे रहे हैं तो आपको गोल सेटिंग भी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए आप निवेश कर रहे हैं ये भी तय करके तभी आपको पता लगेगा कि कब मेरे को रिडीम करना है म्यूचुअल फंड से, क्योंकि एक गोल अचीव हो गया तब आप रिडीम कर सकते हैं। तो ये सब एक बेसिक रूल्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग मैं कहूँगा। जी એબ્સોલ્યુટલી તો યસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પણ એક ઓપ્શન છે તમારા માટે, તમે કયા રિસ્ક પ્રોફાઇલમાં બેસો છો એ પ્રમાણે તમે અહીંયા નિવેશ કરી શકો છો, અને મે બી એક એડવાઇસ લઈને તમે અહીંયા જો નિવેશ કરશો તો તમારા ગોલ્સ બેઝ પર જો તમે નિવેશ કરો છો તો એ બેટર રહેશે, જે ઓફકોર્સ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગનો એક રૂલ પણ છે. ઓન ધેટ નોટ